नमस्ते सभी को, आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। तो कल हमने यूनेस्को की जो विश्व धरोहर जो साइट्स है वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिनमें से कुछ हमने कर लिया था, कुछ आज करेंगे और कुछ कल करेंगे। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। कल हमने किया था कि जो कितनी साइट्स थी हमारी 43 थी, इसमें से 35 तो है सांस्कृतिक, कुछ है इसमें कल्चरल, नेचुरल, कितनी है 7 है, और एक जो है वो है मिश्रित, वो सांस्कृतिक भी है और नेचुरल भी है। ठीक है, तो ये अब इन सभी में है, इनको मिक्स करके कर रहे हैं। ठीक है, हमने कल कुछ कर ली थी, 22 कर ली थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे महाबोधि से। जो ये महाबोधि मंदिर है ये बिहार में है, ये परिसर है। इसमें जो महात्मा बुद्ध के बारे में जो हमें पता चलता है कि उनकी जो ज्ञान प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी, उनके बारे में कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें महाबोधि मंदिर परिसर में मिलती है। तो कहाँ पर है ये? बिहार में। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? फाल्गुन नदी के तट पर, जिसे निरंजना नदी के तट पर भी कहा जाता है, फाल्गुन नदी, जिसे निरंजना भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये महाबोधि मंदिर के बारे में था, ये 2002 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। जो ये भीमबेटका है, भीमबेटका ये जो मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, ये रायसेन एमपी में। इसका भीमबेटका नाम क्यों हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर ये भीम के बैठने की जगह थी, तो इसी के कारण इसको भीमबेटका बोला जाता है। तो भीम के बैठने का स्थान, भीम के बैठने का स्थान। और जो ये भीमबेटका है ये मतलब ये प्रागैतिहासिक काल से है, मतलब प्री हिस्टोरिक एज से है। तो एग्जाम्पल जो 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है कि कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल का उदाहरण है, तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, प्रागैतिहासिक स्थल है। और जो इसका जो निर्माण है भीमबेटका का, मतलब इसके बारे में हमें कब कहाँ से पता चला, किसने इसके बारे में जानकारी दी? तो 1958 में पंडित विष्णु श्रीधर ने इनके बारे में हमें जानकारी दी थी। यहाँ पर कौन, मतलब इसके बारे में क्या क्या पता चलता है। ठीक है, कब? 2003 में एक साइट को शामिल किया गया था, 2002 में महाबोधि मंदिर को, अब है 2004 में चंपानेर पावागढ़ उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसमें एक फेमस शासक था महमूद बेगड़ा, तो उसने इसी को निर्माण करवाया था। महमूद बेगड़ा, इस राजा ने इसका निर्माण करवाया था, चंपानेर पावागढ़ उद्यान का। ठीक है, अब जो ये 2004 में शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उसी को भी शामिल किया गया था। जो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये इटालियन वास्तुकला का एक उदाहरण है। इटालियन वास्तुकला का इसका निर्माण कब हुआ था? 1887 में हुआ था। तो 1887 में किस कला का उदाहरण है? तो ये इटालियन वास्तुकला। इटालियन वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब नेक्स्ट है लाल किला। ये कब शामिल हुआ? 2007 में हुआ था। तो लाल किले के बारे में किसने निर्माण करवाया था? इसका शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने। वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार उस्ताद हमीद अहमद। तो ये वास्तुकार थे जिन्होंने इसका
जो स्ट्रक्चर बना के प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। जो ये लाल किला है ये यमुना नदी के दाएं तट पर स्थित है। किसके? यमुना नदी के, यमुना के दाएं तट पर, ठीक है। तो ये 2007 हो गया लाल किला का। अब है 2010 में जंतर मंतर। जो ये जंतर मंतर है ये कौन सा वाला शामिल किया गया है? तो राजस्थान वाला शामिल किया गया है, ठीक है। इसकी कुछ वेधशाला है जो 5 अलग अलग जगहों पर है। एक तो है दिल्ली में, एक है बनारस में, एक है जयपुर में, एक है उज्जैन में, ठीक है। तो ये कुछ जो वेधशाला है वो भी है। इसमें 2 यंत्र है जंतर मंतर में, एक तो है सम्राट यंत्र और एक है राम यंत्र। जो ये सम्राट यंत्र है इसमें किसको कहा जाता है? सम्राट यंत्र, सौर घड़ी को यहाँ पर सम्राट यंत्र बोला गया है। और जो राम यंत्र है वो एक ऊंचाई का मापक है, यानी कि हाइट के लिए यहाँ पर राम यंत्र का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो सम्राट यंत्र और राम यंत्र का संबंध जंतर मंतर से है, ठीक है। इनके बारे में लिखेंगे। तो सम्राट यंत्र सौर घड़ी को बताता है और जो राम यंत्र है वो ऊंचाई को बताता है, ठीक है। तो इन दोनों जंतर मंत्र में ये 2 चीज़ें शामिल है, ठीक है। अब इनकी जो वेधशाला है वो लिखेंगे। वेधशाला कहाँ पर है? दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, बनारस और मथुरा, ठीक है। इन 5 को शामिल किया गया था। ये वेधशाला है, ठीक है। तो ये जंतर मंतर के बारे में ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि भारत में अगर पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था जिसे माधव गाडगिल समिति भी बोला जाता है। तो पूछे कि माधव गाडगिल समिति का संबंध किस चीज़ से है तो वो है जैव विविधता से। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के बारे में लिखेंगे। – 2012 में इसको शामिल किया गया था पश्चिमी घाट को। इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। समिति का इसके लिए गठन किया गया था, उसका क्या नाम था? माधव गाडगिल समिति। और ये जैव विविधता वाला स्थान है, यानी कि सर्वाधिक हॉटस्पॉट यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट कौन से हैं? राजस्थान के किले। इसमें एक किले नहीं है, इसमें 5-6 किलों को इकट्ठा शामिल किया गया था, ठीक है। 2013 में शामिल किया गया था राजस्थान के किले। अब इनका एक ट्रिक है, चीकू, गाजर और आम, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जैसे चिक्कू से ची से क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। कैसे क्या हो गया? कुंभलगढ़।
गाजर में गाय से क्या हो गया, गागरेन। जय से क्या हो गया, जैसलमेर। रे से क्या हो गया, रणथंभौर। और आ से क्या हो गया, आमेर। 1 2 3 4 5 6, तो 6 किलों को 2013 में शामिल किया गया था इकट्ठा ही। अब जो ये चित्तौड़गढ़ है ये भारत का सबसे बड़ा लिविंग हेरिटेज है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिविंग हेरिटेज। कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़। जो ये कुंभलगढ़ है इसमें एक परकोटा है, मतलब परकोटा किसे कहते हैं, जो महल होता है उसके जो बाहर की बाउंड्री होती है, एक वो बड़ी सी दीवार होती है, तो उसी को परकोटा बोला जाता है। तो ये जो कुंभलगढ़ का परकोटा है वो 36 किलोमीटर लंबा है। तो इसको भारत का ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको, कुंभलगढ़ को। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है रणथंभौर की। रणथंभौर में भारत का सबसे पहला शाका हुआ था। शाका मतलब जब जो राजा महाराजा के टाइम में जो रानियां होती थी वो जौहर करती थी, तो उसी को शाका बोला जाता है। तो सबसे पहले शाका यहाँ पर हुआ था रणथंभौर में। कब हुआ था, 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था रणथंभौर के किले पर, तब वहाँ पर पहला शाका हुआ था, पहला शाका भारत का। कब हुआ था, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, ठीक है। अब हम करेंगे हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे व्रत हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। वो हिमालयन रेलवे से ही लिखना है इसका। तो 2014 महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बारे में ये इतना ही फैक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, रानी की वाव। 2014 में ही रानी की वाव को शामिल किया गया था। रानी की वाव कहाँ पर है ये गुजरात में है, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो सोलंकी वंश ने करवाया था, सोलंकी वंश ने। इसमें जो राजा है उसके लिए जो राजा है उसने अपनी रानी उद्यमती थी, उसके लिए इसका निर्माण करवाया था। उद्यमती रानी के लिए, ठीक है। तो रानी की भाव ध्यान में रखना है। जो ये रानी की भाव है ये हमारे जो 100 रुपये का नोट है उस पर भी मुद्रित है। जो 100 रुपये के नोट पर मुद्रित। 10 रुपये के नोट पर क्या था, कोणार्क का सूर्य मंदिर था, ठीक है। 50 रुपये के नोट पर जो हम्पी है उसका जो हम्पी स्मारक है वो 50 रुपये के नोट पर था। और 100 रुपये के नोट पर क्या है, रानी की वाव है।
और अब एक और है 2016 में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको भी शामिल किया गया था। विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया था। इसमें जो नालंदा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। यहाँ पर एक चाइना से एक यात्री आया था, ह्वेनसांग, उसने भी यहाँ पर 2-3 साल तक पढ़ाई की थी। तो उनके समय में यहाँ पर जो गुरु थे वो कौन थे? शीलभद्र थे। तो शीलभद्र वहाँ पर ह्वेनसांग के टाइम में थे। अगर पूछे वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है, तो वो है अरविंद पनगडिया। जो पुराने समय में यहाँ पर एक जो इसकी जो 4th जो बैठक हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। जो बौद्ध धर्म की बैठक हुई थी, 4th हुई थी संगीति, वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उसमें जो बौद्ध धर्म है उसका 2 में बंटवारा हो गया था, एक तो हीनयान थी और एक महायान थी। तो वो भी लिख लेते हैं। निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। ह्वेनसांग के समय कुलपति कौन थे? शीलभद्र। वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगडिया। ठीक है। 4th बौद्ध संगीति। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। वसुमित्र। इसमें इसका जो विभाजन हो गया था, विभाजन तब क्या हो गया था? 2 में विभाजन, एक तो हीनयान और एक महायान। तो चीज़ों को रिलेट करके याद रखना अच्छा होता है। ठीक है, याद हो जाते हैं जल्दी। तो ये आज हम इतना ही करेंगे। एक कल इसका पार्ट और होगा। उसके बाद ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है ये हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।